नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के साकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मुझे इस बात का खेद है कि विगत 3 महीनों से पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं अपने बड़े पुत्र की शादी के वैवाहिक कार्यक्रम में व्यस्त था, इस कारण आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। भविष्य में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं नियमित रूप से अपने चैनल पर विभिन्न वीडियोओं को अपलोड करूं। आज के मेरे वीडियो का संदर्भ विभिन्न सहकारी सोसाइटियों में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारियों के पावर्स और फंक्शंस से है। यह चर्चा हम बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 और विभिन्न सहकारी समितियों के विधियों की प्रावधानों की परिधि में ही करेंगे। शुरुआत हम बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 की उपधारा 3 से करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जब राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी किसी निबंधित सोसाइटी में प्रबंध निदेशक, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इसी तरह के किसी पद पर प्रतिनियुक्त होता है तो वह मुख्य कार्यपालक होगा, अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, और प्रबंध समिति के जनरल डायरेक्शन और कंट्रोल में वह अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त लगभग 11 शक्तियों का प्रयोग करेगा। इन शक्तियों की चर्चा हम संक्षेप में आगे करेंगे। इसी तरह का उल्लेख बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 34 में मिलता है। इसमें वर्णित है कि जब किसी सरकारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति प्रबंध निदेशक, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा प्रबंधक के रूप में अथवा इसी तरह के किसी अन्य पद पर की जाती है तो वह प्रबंध समिति के सामान्य निर्देश के अध्ययन सोसाइटी के किसी वेतनभोगी कर्मचारी को दंडित, निलंबित, निष्कासित अथवा बर्खास्त करने की शक्ति सहित सोसाइटी के प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण रखेगा। मेरे लिए यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि धारा 14 की उपधारा 3 और नियमावली के नियम 34 मुख्य कार्यपालक तथा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त सभी सरकारी पदाधिकारियों पर लागू होता है, चाहे वे बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड अथवा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हों अथवा भेस्फेड यूनियन के मुख्य कार्यपालक हों या मार्केटिंग यूनियन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों या व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंधक हों। चूँकि हमने पहले ही कहा कि धारा 14 की उपधारा 3 में बोर्ड के जनरल डायरेक्शन और कंट्रोल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कार्य करने का उल्लेख है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा हम बोर्ड के संदर्भ में भी कर देना उचित समझते हैं। बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में अधिनियम अथवा नियमावली में विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है। अधिनियम की धारा 2 में बोर्ड की परिभाषा देते हुए अवश्य कहा गया है कि बोर्ड से अभिप्रेत है निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय अथवा प्रबंध समिति, चाहे जो भी इसका नाम हो, जिसे सहकारी सोसाइटी के कामकाज का प्रबंधन सौंपा गया है। यहाँ मैं कह देना चाहूँगा कि बोर्ड को विभिन्न नामों से जाना सकता है, इस पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। निदेशक परिषद, प्रबंध समिति, शासी निकाय, इन नामों से बोर्ड को पुकारा जा सकता है। अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 में बोर्ड की शक्तियों एवं कर्तव्यों पर हल्का सा प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि निबंधित सोसाइटी का प्रबंधन इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली ऑब्लिक विधियों के अनुसार प्रबंध समिति में निहित होगा। यही बात नियमावली में थोड़ा सा और विस्तृत रूप से बताया गया है। नियमावली के नियम 29 में स्पष्ट किया गया है कि प्रबंध समिति उन सब शक्तियों का प्रयोग करेगी और सभी कर्तव्यों का पालन करेगी
जो उसे इस नियमावली अथवा समिति की विधियां अथवा सामान्य बैठक में पारित प्रस्ताव के द्वारा प्रदान या अधिरोपण किए जाएंगे। यही कारण है कि प्रबंधन समिति के शक्तियों और कर्तव्यों अर्थात पावर्स एंड फंक्शंस का विस्तृत उल्लेख अमूमन विभिन्न सहकारी समितियों की विधियों में मिलता है। विधियों में तो मुख्य कार्यपालक की शक्तियों और कर्तव्यों की भी चर्चा की गई है, लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य है कि मुख्य कार्यपालक की शक्तियों और कर्तव्यों की चर्चा का विस्तृत उल्लेख अधिनियम में किया गया है। यही फर्क है। हमें यह समझना चाहिए कि अधिनियम, नियमावली, विधियां द्वारा बोर्ड के प्रदत्त शक्तियां और कर्तव्य अर्थात पावर और फंक्शंस बोर्ड को सामूहिक रूप में दिया गया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। कहने का अभिप्राय यह है कि बोर्ड के सदस्य अलग अलग उन शक्तियों का उपभोग नहीं कर सकते हैं। बोर्ड के सदस्य बोर्ड की बैठक में भाग ले सकते हैं, विचार विमर्श की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक मत विभाजन की स्थिति में एक मत देने का भी उनको अधिकार है। यहाँ तक कि वे अन्यान के माध्यम से अपने प्रस्ताव भी रख सकते हैं, लेकिन अन्यान का दायरा बहुत सीमित है। आप कोई नीति विषयक निर्णय अन्यान प्रस्ताव के माध्यम से नहीं ला सकते हैं, क्योंकि प्रायः होता है कि बोर्ड की बैठक में हम लोग एजेंडा तय कर लेते हैं। एजेंडा तय होना भी चाहिए और यह एजेंडा सर्कुलेट होना चाहिए और एजेंडा से संबंधित संचिका बोर्ड को उपस्थापित की जानी चाहिए। और अन्यान के माध्यम से कोई ऐसा विषय है जो नीति निर्धारण से संबंधित हो या कोई ऐसा गंभीर विषय हो, तो उसका निर्णय फिर बोर्ड की अगली बैठक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि तत्संबंधी संचिका हो सकता है कि बोर्ड के समक्ष तैयार होकर उपस्थापित नहीं हो। तो इस ओर हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सदस्यों को, बोर्ड के सदस्य को एक अधिकार और भी है, और यह सहकारी समिति के सभी सदस्यों को है, और यह अधिकार है धारा 27 के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित कागजातों का अवलोकन करना अथवा उनको प्राप्त करना। परंतु अध्यक्ष की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। नियमावली में और विधियों में अध्यक्ष को कतिपय शक्तियां प्रदान की गई है, और संक्षेप में यदि हम उन शक्तियों की चर्चा करें तो हमें देख सकते हैं कि अध्यक्ष को प्रबंधन समिति की बैठक सहित अन्य सभी बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार है। यदि मुख्य कार्यपालक निर्धारित अवधि में बोर्ड की बैठक नहीं बुलाएं तो उन्हें बोर्ड की बैठक आहूत करने का अधिकार है। प्रबंधन समिति की बैठक में या किसी अन्य बैठक में मत विभाजन की स्थिति में समता की स्थिति हो जाए, मत बराबर हो जाए, तो अध्यक्ष महोदय को निर्णायक वोट देने का अधिकार है। और साथ ही अध्यक्ष महोदय सहकारी समिति का प्रतिनिधि होते हैं और इस हैसियत से संबद्धक सहकारी समितियों की आम सभा में वे भाग लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा कि विभिन्न सहकारी समितियाँ की अपनी अपनी विधियाँ हैं, और उन विधियों में भी विभिन्न जगहों पर अध्यक्ष की कतिपय शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और मैं उदाहरण के तौर पर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की विधियों की चर्चा करता हूँ। केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की जो विधियाँ मैंने देखा है, खासकर वैशाली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की, उसमें विधियाँ में एक कहा गया है अध्यक्ष के पावर के संबंध में, खंडिका 1 में, द चेयरमैन शैल प्रिजाइड ओवर ऑल मीटिंग्स ऑफ द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स व्हेनेवर प्रेजेंट। माने उपस्थित रहने की स्थिति में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। खंडिका 2 में कहा गया है, ही शैल पास हिज ओन ट्रेवलिंग अलाउंसेस बिल एंड दोज ऑफ द अदर डायरेक्टर्स। मतलब उसे अध्यक्ष महोदय को अपना टीए बिल और अन्य निदेशक परिषद के अन्य सदस्यों को टीए बिल भी पास करने का अधिकार है। हालांकि टीए बिल में पास करने में सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि बाद में कोई ऑनसाइज एक्सपेंडिचर के कारण धारा 40 के अंतर्गत सरचार्ज की कार्रवाई न हो। और अध्यक्ष में जो महोदय को जो तीसरा अधिकार दिया गया है वह है बाईलॉज में, द चेयरमैन शैल बी इन ओवर ऑल चार्ज द चेयरमैन शैल बी इन ओवर ऑल चार्जेज ऑफ द सेंट्रल बैंक। The chairman shall execute such powers and perform such duty as defined in the rules of the business framed by the board of the directors and approved by the annual general meeting of the bank। मतलब चेयरमैन का ओवरऑल नियंत्रण है बैंक पर, और यदि कुछ विशेष अधिकारों का उपभोग करना चाहते हैं तो इसके लिए बोर्ड को अपना एग्जीक्यूटिव बिजनेस फ्रेम करना होगा
और इसको एनुअल जनरल मीटिंग से अप्रूव करना होगा। यह विशेष रूप से हमारे जो चेयरमैन हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि क्या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसने एक्जीक्यूटिव बिजनेस को फ्रेम किया है और क्या एजीएम ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी है। यह एक ध्यान देने की बात है। लेकिन चेयरमैन के विशेष अधिकारों की चर्चा है, लेकिन सदस्य के विशेष अधिकारों की चर्चा कहीं विशेष रूल्स में या फिर बाईलॉज में नहीं मिलता है, या हमने तो नहीं देखा है जो मैंने अध्ययन किया है। दूसरी बात है कि वाइस चेयरमैन के बारे में बाईलॉज में एक चर्चा मैंने देखा है, और वो खासकर डीसीसीबी वैशाली के बाईलॉज में वह कहता है कि द वाइस चेयरमैन shall exercise such powers and perform such duties as defined in the rules of business framed by the board of directors and approved by the annual general meeting of the bank। मतलब वाइस चेयरमैन उन्हीं अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस फ्रेम किया है और जिसको एजीएम से अप्रूवल मिला है। अदरवाइज चेयरमैन वाइस चेयरमैन के अन्य अधिकारों की चर्चा मैंने बाईलॉज में नहीं देखा है। देखिए, हमारा जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 है, उसकी धारा 32 क में जो वार्षिक आम सभा का उल्लेख है, उसमें एक प्रोविज़न जरूर है कि जो वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता चेयरमैन करेंगे और चेयरमैन की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष महोदय इसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन डीसीसीबी के बाईलॉज के अवलोकन से मुझे कहीं नहीं मिला कि यदि चेयरमैन उपस्थित नहीं हो तो वाइस चेयरमैन किसी प्रबंधन समिति की किसी बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। इस बात पर मैंने इसलिए जोर दिया है कि प्रायः कई बैंकों में यह देखा गया है कि वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति की बैठक कर ली गई है। आखिर चेयरमैन अनुपस्थित है, इसको कौन तय करेगा? कौन सक्षम प्राधिकार है जो तय करेगा कि हाँ चेयरमैन उपस्थित है तो वाइस चेयरमैन की उपस्थिति में हम बैठक करा लें? क्या आपके रूल ऑफ बिजनेस जो बना है उसमें यह प्रावधान किया गया है? इसलिए यदि वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में कोई निदेशक परिषद की बैठक की बात होती है तो इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब तक अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष ने रिटेन परमिशन नहीं दिया है या किसी अन्य कारण से किसी भी हालत में उनका उपस्थित होना संभव नहीं है तो उनकी सहमति से ही यह परंपरा होनी चाहिए कि उनकी सहमति लेकर ही वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में अति आवश्यक होने पर निदेशक परिषद की बैठक बुलाई जाए। अब मैं थोड़ी सी चर्चा में एमडी के शक्तियों और कर्तव्यों की कर देना चाहता हूँ। प्रायः देखते हैं कि एमडी और बीओडी में अथवा चेयरमैन में कभी कभी विवाद की स्थिति बन जाती है अधिकार, पावर्स एंड फंक्शंस को लेकर। यह होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही डिफाइन कर दिया है एक्ट ने, रूल्स ने, बाईलॉज में। जो लक्ष्मण रेखा है उसने खींच दिया है। ठीक है, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 3 कहता है कि प्रबंधन समिति के जनरल डायरेक्शन और कंट्रोल में ही प्रबंध निदेशक को काम करना है। लेकिन जो प्रोविजंस है धारा 14 की उपधारा 3 में, उसमें यह भी स्पष्ट कहा गया है कि सहकारी सोसाइटी, यहाँ में हम लोग चूँकि डीसीसीबी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन डीसीसीबी सहित सभी सहकारी सोसाइटी के समान प्रशासन पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या एमडी हो या किसी अन्य नाम से जाने जाए, उनका समान नियंत्रण रहेगा। डे टू डे के प्रशासन में बोर्ड का या चेयरमैन के इंटरफेरेंस का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। हाँ, आप रेगुलेट करना चाहते हैं, आप जनरल डायरेक्शन एंड कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप डिफरेंट पॉलिसी बना दें। आप कार्मिक पॉलिसी बना दें। यदि कार्मिक पॉलिसी में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है तो ट्रांसफर पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाना चाहिए, लोन पॉलिसी बना देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना देना चाहिए, मुकदमा नीति बना देना चाहिए और सुपरविजन करना चाहिए कि उसके अंतर्गत बैंक के क्रियाकलाप एमडी द्वारा संचालित किए जाते हैं कि नहीं। और एमडी को भी यह ध्यान रखना होगा कि जो पॉलिसी डिसाइड है तो उसी के अंतर्गत काम हो। लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ठीक है, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 44 ए भी के अंतर्गत, संभवतः धारा 44 ए भी है, उसको करेक्ट कर लेना होगा। बोर्ड को इसको अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की जो समितियां हैं, पैक्स हैं, डीसीसीबी हैं या एससीबी हैं, उनको वित्तीय मामले और आंतरिक प्रशासनिक मामले में स्वायत्ता प्रदान किया गया है और इसको माननीय उच्च न्यायालय ने कई फैसलों में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन इस स्वायत्ता का मतलब कहीं से स्वेच्छाचारिता के रूप में नहीं लेना चाहिए। देखिए, उदाहरण के लिए यदि आप कार्मिक नीति बनाते हैं तो आप जो बिहार में जो प्रिवेंट सर्विस कोड है या रूल्स और रेगुलेशंस हैं कर्मियों के बारे में,
उससे बहुत ज़्यादा आप हट नहीं सकते हैं, स्केप नहीं कर सकते हैं उसको। इसी तरह आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यदि बनाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो आपको आरबीआई के मापदंड को मानना ही होगा। और एमडी के लिए भी है कि यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, भले आपने उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति ले ली हो, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कोड है उसका तो अनुपालन आपको करना ही होगा। और यदि कोई संपत्ति आप अर्जित करना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं यदि आपको तो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर उसको रजिस्ट्री कराना ही होगा। ऐसे ही किसी को पैसा दे के आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं या कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते जो सहकारी सोसाइटी का अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि जो भी अधिकार है वो लॉ ऑफ द लैंड के अंतर्गत है। किसी भी विभाग के लिए एक कानून होता है, लेकिन वह उस कानून के साथ साथ उन कानूनों से भी शासित होता है जो प्रिवेल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैंने बिहार में जो सर्विस कोड है एम्प्लॉय, उसके लिए कहा, लिमिटेशन एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता है, या बहुत सा कानून है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट है। तो बहुत एक व्यापक परिधि में इसको देखना चाहिए इस अधिकार को, कि लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ जाकर आप काम नहीं कर सकते हैं, भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों या एमडी हों। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। अब एक चीज़ मैं और थोड़ा सी चर्चा कर देना चाहूँगा। कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है कि जो केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं या राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, उनके लिए माननीय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं। यह प्रश्न फील्ड में बराबर पूछा जाता रहा है। तो देखिए, यह तो इंस्टीट्यूशनल कटसी की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटोकॉल निर्धारित है या कोई प्रोटोकॉल निर्धारित हो, ऐसा मैंने नहीं देखा है। हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं हो। तो यह तो आप पर निर्भर करता है, इंस्टीट्यूशनल कटसी है, आप यूज़ करें या ना करें। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आपके चेयरमैन, भले डीसीसीबी हों, एससीबी हों या पैक्सी हों या कोई अन्य सहकारी समिति है, वे माननीय विधायक हैं या माननीय विधान पार्षद हैं या कोई ऐसा पद है जो माननीय की श्रेणी में आता है, तो वहाँ आपको तो माननीय अध्यक्ष लिखना ही होगा। उदाहरण के लिए हमारे डीसीसीबी नालंदा के चेयरमैन विधायक जी हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय वहाँ लिखना बनता है। और अन्य लोगों के लिए लिखे तो इंस्टीट्यूशनल कटसी है, न अनिवार्यता है न मनाही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है मैंने स्पष्ट कर दिया। तो मैं अब इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। और मैंने थोड़ा सा, देखिए, सामंजस्य की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि विभाजन रेखा तय नहीं है, विभाजन रेखा तय है। और इस विभाजन रेखा को हमारे एमडी को भी समझना चाहिए और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे चेयरमैन को भी समझना चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर, उनको तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि अलग से कोई उनको अधिकार नहीं दिया गया है। जो भी अधिकार है सामूहिक रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया है। यदि कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रख सकते हैं। और यदि कोई पत्राचार करना चाहते हैं तो आपके जो अध्यक्ष जी हैं उनके माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। सीधे वे एमडी को निर्देश देने की स्थिति में नहीं है या सीधे एमडी के साथ बहुत पत्राचार करने की स्थिति में नहीं है। यह मेरी स्पष्ट अवधारणा है। हो सकता है आप इससे सहमत हो या नहीं हो। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।